नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम देश डायरी में। मैं ऋतु शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों के साथ। आइए जानते हैं कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां रही सुर्खियों में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कुपोषण की स्थिति पर, जानेंगे दवा कंपनियों को मिली राहत के बारे में, बताएंगे रेल यात्रियों के लिए क्या है अच्छी खबर, समझेंगे प्रदूषण क्यों है एक बड़ी समस्या, साथ ही बताएंगे अशोक चक्र के चिन्ह वाले सिक्के के बारे में। नकदी संकट से जूझ रही मिलों को अक्टूबर से शुरू हो रहे गन्ना वर्ष 2015-16 में 40 टन चीनी अनिवार्य रूप से निर्यात करना आवश्यक हो गया है। केंद्र सरकार ने ऐसा करने का निर्देश भी जारी कर दिया है। किसानों का करीब 14,000 करोड़ का गन्ना मूल्य बकाया खत्म करने के लिए गन्ना वर्ष 2015-16 में केंद्र ने चीनी मिलों को 40 लाख टन चीनी का निर्यात को अनिवार्य कर दिया है। चीनी मिलों को ये निर्यात अगले महीने से ही शुरू करना होगा। उत्पादन की अधिकता से देश में चीनी का अतिरिक्त भंडार जमा हो गया है। इस कारण कीमतें भी 30 रुपए प्रति किलो से नीचे आ गई हैं। चालू वर्ष में चीनी का उत्पादन 2.83 करोड़ टन के स्तर पर रहने का अनुमान है। मिलों के शीर्ष संगठन इस्मा ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे बाजार में चीनी की धारणा सुधरने की उम्मीद की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कुपोषण की स्थिति काफी चिंताजनक है। गौरतलब है कि प्रदेश के 75 जिलों में काफी बच्चे कुपोषित हैं। पोषण की कमी उनके मानसिक और शारीरिक विकास दोनों पर ही प्रभाव डाल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित तो कर लिया है, पर अभियान चलाए जाने के बाद भी आधे अति कुपोषित बच्चे अभी तक ढूंढे नहीं जा सके हैं। प्रदेश में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए मुख्य सचिव ने सभी 75 जिलों के डीएम को बच्चों का वजन कराने के लिए कहा, जिनसे निकले आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। 5 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या 2,26,53,887 है। स्वास्थ्य विभाग ने अति कुपोषण के लिए जो मानक तय किए हैं, उसके अनुसार कुल 22,65,387 बच्चे अति कुपोषित हैं। सरकार रेड जोन के बच्चों को येलो जोन में लाने की कोशिशों में जुटी है। रेड जोन में उन बच्चों को रखा जाता है जो अपनी आयु की तुलना में बेहद कमजोर होते हैं, जबकि येलो जोन में उन बच्चों को रखा जाता है जो कि कुपोषित और स्वस्थ बचपन की सीमा रेखा पर होते हैं। किसानों को तिलहन उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने और घरेलू उद्योग को संरक्षण देने के लिए सरकार ने आयातित खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में 5% की बढ़ोतरी कर दी है। वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाले केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBEC ने क्रूड और रिफाइंड दोनों किस्म के खाद्य तेलों के आयात पर अब 7.5% के बजाय 12.5% की दर से शुल्क लगेगा, जबकि रिफाइंड खाद्य तेलों पर अब 15% के बजाय 20% अधिक शुल्क लगेगा। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से अधिक तिलहन फसल उत्पादन के लिए किसान प्रोत्साहित होंगे। जब देश में तिलहन का उत्पादन बढ़ेगा तो यहाँ तेल निकलने वाली कंपनियों को भी खासा फायदा होगा। सरकार के इस फैसले के साथ किसानों और तेल कंपनियों दोनों को ही फायदा हो सकता है और पैसों की बचत के साथ ही मुनाफा ज्यादा होने की उम्मीद है। देश में भले ही बाघों की तादाद में बढ़ोतरी के दावे किए जा रहे हों, लेकिन इनके रहने की जगह सुकुड़ती नजर आ रही है। भारत में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में बाघ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। IUCN के मुताबिक देश के तकरीबन हर राज्य में जंगल कम हो रहे हैं और साथ ही इनकी क्वालिटी भी खराब हो रही है। देश में बाघों की संख्या भले ही बढ़ रही हो, लेकिन इनके रहने के स्थानों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। सरकार का दावा है कि इस समय देश में बाघों की संख्या 2,226 है। इससे पहले 2013 की गणना में बाघों की संख्या 1,706 थी। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेटवर्क की एक स्टडी से पता चलता है कि हालिया वर्षों में देश में बाघों के रहने के ठिकानों में करीब 41% तक की कमी आई है। इसकी मुख्य वजह विकास के नाम पर जंगलों का सफाया और मौजूदा जंगलों की क्वालिटी का खराब होना है। केंद्र के हजारों करोड़ रुपए राहत पैकेज देने के बावजूद भी गन्ना किसानों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। चालू पेराई सीजन में गन्ना किसानों को मिलों ने अभी तक सारा भुगतान नहीं किया है और आने वाले सीजन में कई उद्योग समूह ने पेराई करने से भी मना कर दिया है। केंद्र सरकार के 6,000 करोड़ रुपए के पैकेज देने और उत्तर प्रदेश सरकार के 2,800 करोड़ रुपए की मदद के बाद भी गन्ना किसानों को राहत नहीं मिल रही है। चालू पेराई सीजन में गन्ना किसानों का करोड़ों रुपए का भुगतान अभी तक मिलों ने नहीं किया है।
वहीं पहले अक्टूबर से शुरू हो रहे सीजन में पेराई के लिए मिलें तैयार भी नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन उद्योग समूह ने चीनी मिलों को बंद करने के लिए सरकार को नोटिस भेज दिया है। इससे गन्ना किसानों पर दोहरी मार पड़ने की आशंका भी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से प्रति क्विंटल गन्ने पर 40 रुपए की सब्सिडी भी घोषित कर मिलों को लाभ दिया है, जिसका कोई भी अच्छा असर किसानों पर नहीं है। सरकार दवा कंपनियों को एक बड़ा तोहफा देने पर विचार कर रही है। दवा कंपनियों के प्लांट से होने वाले पोल्यूशन पर नजर रखने के लिए निरीक्षण कार्य को 5 साल में सिर्फ एक ही बार किया जाएगा। अभी तक ये निरीक्षण पोल्यूशन बोर्ड के अधिकारी किसी भी समय करते थे। दवा कंपनियों को सरकार से एक बड़ा तोहफा मिल सकता है, लेकिन ये पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदेह है। अभी तक दवा कंपनियों के प्लांट से होने वाले पोल्यूशन पर नजर रखने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी किसी भी समय निरीक्षण कर सकते थे, लेकिन अब प्लानिंग हो रही है कि इस तरह के निरीक्षण 5 साल में सिर्फ एक बार ही किए जाएं, जो कि पर्यावरण के लिए आने वाले समय में काफी नुकसानदेह है। इसके साथ ही दवा कंपनियों से होने वाले पोल्यूशन को देखते हुए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इनसे निकलने वाली पानी की क्वालिटी पर ऑनलाइन निगरानी रखने को भी कहा है। महाराष्ट्र के नागरिकों के लिए खुशखबरी है। महाराष्ट्र सरकार अब नागरिकों को उनके जन्म, मृत्यु और जाति प्रमाण पत्र दिलाने की सुविधा को ऑनलाइन ही मुहैया कराएगी। महाराष्ट्र के लोगों को इन ई सेवाओं का लाभ अगले महीने से ही मिलना शुरू हो जाएगा। अपनी ई सेवाओं का विस्तार देते हुए महाराष्ट्र सरकार अगले महीने से ऑनलाइन जाति, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। राज्य सरकार ने महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर से सेवा के अधिकार RTSA अधिनियम के तहत 150 अधिसूचित सेवाओं में से 50 की सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। नागरिक जाति, मृत्यु, जन्म प्रमाण पत्र के ऑनलाइन भुगतान और घर पर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित समय में RTS अधिनियम के तहत पहले 150 सेवाओं को अधिसूचित किया जा चुका है। इससे नागरिकों को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTO जाने की जरूरत नहीं होगी और इसे ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकेगा। रेल यात्रियों के लिए क्या है अच्छी खबर, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देश में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर अब स्मार्ट गांव भी विकसित होंगे, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अब इसके लिए केंद्र सरकार ने 5142 करोड़ रुपए के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण मिशन को मंजूरी दे दी है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर अब स्मार्ट गांव भी विकसित होंगे, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अब इसके लिए केंद्र सरकार ने 5142 करोड़ रुपए के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण मिशन को मंजूरी दे दी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन का मकसद गांव को स्मार्ट गांव में बदलना, स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार देना, पलायन रोकना और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति देना है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद और ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बताया कि देश भर में ग्रामीण शहरी अंतर मिटाने को 2019-20 तक 300 ग्रामीण क्लस्टर बनाए जाएंगे। इस मिशन का लक्ष्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विकास क्षमताओं का उपयोग करना है। इससे पूरे क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी। इन क्लस्टर से आर्थिक गतिविधियों, कौशल विकास, स्थानीय उद्यमिता के साथ ही कई सुविधाएं मिलेंगी ताकि स्मार्ट गांव का क्लस्टर बन सके। रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग कराते हैं तो अब आपको रेल टिकट बुकिंग के लिए 15 मिनट का और अतिरिक्त समय मिलेगा। इंटरनेट के जरिए रेल रिजर्वेशन कराने वालों को अब टिकट बुक कराने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलने लगा है। अब इंटरनेट पर टिकट बुकिंग रात 12:30 बजे से अगले दिन सुबह 11:45 बजे तक हो सकेगी। रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग विक्रम सिंह की ओर से जारी आदेश में ये कहा गया है। इसके साथ ही अब रिजर्वेशन सेंटर्स पर भी महिलाओं के लिए अलग से काउंटर बनाया जाएगा, जिससे उन्हें टिकट रिजर्व कराने में कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार दवा और मेडिकल डिवाइसेस के मामले में एक नया मंत्रालय बनाने जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि बिहार चुनाव के बाद इस मामले पर विचार किया जा सकता है। इस मुहिम के जरिए देश में फार्मा सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सकेगा। देश में दवाओं और मेडिकल डिवाइसेस के मामले में एक अलग से मिनिस्ट्री बनाने की पहल करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। बहुत ही जल्द सरकार इस मामले पर बिहार चुनाव के बाद कोई ठोस फैसला कर सकती है। गौरतलब है कि दवाओं के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाने की मांग काफी लंबे समय से चल रही थी, ताकि इस खास और संवेदनशील क्षेत्र के मसलों को संजीदगी के साथ समय रहते सुलझाया जा सके और साथ ही देश के फार्मा सेक्टरों का तेजी से विकास भी किया जा सके। इसके साथ ही दवा कंपनी और कंज्यूमर्स की दिक्कतों का समय रहते निपटारा करने के लिए भी इसे जरूरी माना जा रहा है।
अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो आपके लिए खबर फायदेमंद हो सकती है। अब आने वाले समय में देश भर के स्टेशनों पर ई केटरिंग की सुविधा मिलने वाली है। खाना बुक कराने की सुविधा फोन कॉल और SMS दोनों से ही उपलब्ध होगी। राजधानी के चारों प्रमुख रेलवे स्टेशन समेत देश भर में 45 स्टेशन पर अभी ई केटरिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। अब तक ये सुविधा सिर्फ उन ट्रेनों में है जिनमें पेंट्री कार नहीं होती। ई केटरिंग का फायदा होगा कि इन स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन के पैसेंजर ऑर्डर कर सकेंगे और इन स्टेशन पर उन्हें खाना मिल जाएगा। इंडियन रेलवे ने स्टेशन आधारित ई केटरिंग की जिम्मेदारी IRCTC को सौंपी है। इंडियन रेलवे की ओर से जारी किए गए ऑर्डर में कहा गया है कि पहले चरण में 45 स्टेशन का चयन किया गया है, लेकिन इसके कामयाब होने के बाद अन्य स्टेशन पर भी लागू किया जाएगा। दिल्ली के 4 स्टेशन नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन और आनंद विहार रेलवे स्टेशन इनमें शामिल है। इनके अलावा लखनऊ जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, आगरा कैंट, झांसी, भोपाल, जयपुर आदि स्टेशन भी शामिल हैं। अब लोगों को बिजली बिल जमा करने के लिए लंबी लाइन में लगकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शहर में सरकार ने 69 स्थानों पर ATP यानी ऑल टाइम पेमेंट मशीनें लगाने का निर्णय लिया है। राजधानी के लोगों को बिजली बिल का भुगतान करने के लिए लाइन में लगकर इंतजार नहीं करना होगा। जल्द इन परेशानियों से ऑल टाइम पेमेंट ATP मशीन मुक्ति दिलाएगी। बिजली वितरण निगम ने 69 स्थानों पर ATP मशीन लगाने का निर्णय लिया है। इसकी खरीदारी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 2 महीने के अंदर सभी प्रमुख विद्युत सब स्टेशन पर ATP मशीन स्थापित कर दी जाएगी। नीदरलैंड गंगा सफाई में तकनीकी और नॉलेज पार्टनर बनेगा। कानपुर से गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नीदरलैंड ने हाथ बढ़ाया है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे के भारत दौरे के दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, जिसमें PM नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के पेयजल संकट व मैली हो रही गंगा की स्थिति का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, मथुरा और वृंदावन की स्थिति को सुधारने के लिए मिस्टर रूटे से विचार विमर्श किया। डच टीम ने जब गंगा की स्थिति को देखा तो उन्होंने लगभग पूरे हो चुके 210 MLD बिनगवा ट्रीटमेंट प्लान पर विस्तृत चर्चा की और गंगा की सफाई को लेकर कई प्लान बनाए, जिससे आगे चलकर गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकता है। आंध्र प्रदेश का 50 साल पुराना सपना पूरा हो गया है। आंध्र प्रदेश ने अपनी 2 बड़ी नदियों गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। नदियों के जोड़े जाने से गोदावरी नदी का करीब 80 TMC पानी एक नहर के जरिए कृष्णा नदी में ले जाया जाएगा। गोदावरी के पानी को कृष्णा नदी से जोड़ा गया है। कृष्णा डेल्टा में किसानों के लिए एक वरदान माना जा रहा है, खासतौर पर कृष्णा और गुंटूर जिलों में जो पानी की घोर कमी का सामना कर रहे हैं। 1 सितंबर से सरकार परीक्षण कर रही है, जिसके तहत पानी गोदावरी की तदीपुदी लिफ्ट सिंचाई परियोजना से नहर में डाला जा रहा है। ये परियोजना खास मायने रखती है क्योंकि गोदावरी का करीब 3000 TMC पानी हर साल बहकर बंगाल की खाड़ी में चला जाता था और किसी काम नहीं आता था, लेकिन अब ऐसा करने से पानी का इस्तेमाल सही ढंग से किया जा सकेगा। फिलहाल यहाँ रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे अशोक चक्र के चिन्ह वाले सोने के सिक्के के बारे में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देने के लिए एक अच्छी पहल की है। उत्तर प्रदेश के टेक्निकल यूनिवर्सिटी को अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देने के लिए एक अच्छी पहल की है। उत्तर प्रदेश के टेक्निकल यूनिवर्सिटी को अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा। शासन के निर्देशों के बाद यूनिवर्सिटी ने नाम परिवर्तन कर लिया है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार ने नाम परिवर्तन का आदेश भी जारी कर दिया है। 27 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के निधन के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यूनिवर्सिटी का नाम उनके नाम पर रखे जाने की घोषणा की थी। साथ ही यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस में कलाम की स्मृति में स्मारक और पुस्तकालय बनवाए जाने के निर्देश भी दिए थे। समस्त कार्रवाई इसी नाम से की जाएगी। प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिससे आए दिन लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। ऐसा माना गया है कि 2050 तक प्रदूषण के कारण दुनिया भर में लगभग 66 लाख लोग प्रभावित हो सकते हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए हर साल वायु प्रदूषण से 33 लाख लोग अस्थमय मौत का शिकार होते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण फैलाने के 2 प्रमुख कारण बताए गए हैं। पहला कारण PM 2.5S नामक विषाक्त कण और दूसरा वाहनों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है। इस रिपोर्ट के अनुसार भविष्य में भारत और चीन में वायु प्रदूषण की समस्या विशेष तौर पर गहरा सकती है।
इसके अनुसार 2050 तक दिल्ली में हर साल 26,600 अस्थमय मौतों की आशंका भी व्यक्त की गई है। ये रिपोर्ट जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री के शोधकर्ताओं ने तैयार की है। इसके अनुसार भारत और चीन में खाना पकाने के कारण जलने वाले कच्चे ईंधन से स्थानीय स्तर पर सबसे अधिक प्रदूषण फैलता है। सरकार अगले महीने अशोक चक्र के चिन्ह वाला सोने का सिक्का जारी करने की योजना बना रही है। इन सोने के सिक्कों से देश के बाहर बनने वाले सिक्कों की मांग कम करने और देश में उपलब्ध सोने को दोबारा प्रयोग में लाए जाने में मदद मिलेगी। सरकार ने अशोक चक्र के चिन्ह वाला सोने का सिक्का अगले महीने जारी करने का प्रस्ताव दिया है। आयातित सिक्कों की मांग पर अंकुश लगाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि अगले महीने की शुरुआत में भारत में सोने के सिक्के आ जाएंगे, जिससे देश के बाहर बनने वाले सिक्कों की मांग कम करने और देश में उपलब्ध सोने को दोबारा प्रयोग में लाए जाने में मदद मिलेगी। कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए खुशखबरी, बहुत जल्द कैंसर की दवाइयां कम दाम पर उपलब्ध होंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय एक तय कीमत पर बल्क में इस तरह की दवाइयां खरीदने के एक मॉडल पर काम कर रही है। कैंसर जानलेवा बीमारी है जिससे आए दिन लोगों की जान जाती है। कभी पैसों का अभाव तो कभी महंगी दवाइयों के चलते लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत जल्द कैंसर की दवाओं के दाम बहुत कम करने की सोच रही है। मौजूदा समय में कैंसर की सिर्फ 51 दवाओं के दाम सरकार ने तय कर रखे हैं, लेकिन कई चिकित्सा विशेषज्ञों, जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों और यहाँ तक कि टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल जैसे कुछ संस्थानों ने भी कैंसर की दवाओं को मूल्य नियंत्रण में लाने की वकालत भी की है। कैंसर की दवाएं बहुत महंगी होती हैं और अधिकतर मरीजों की पहुँच से बाहर। ऐसे में सरकार की इस पहल से कैंसर पीड़ितों को काफी फायदा होगा। देश में विलुप्त हो रहे गिद्धों को बचाने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक नई तरकीब का प्रयास किया है। गिद्धों के संरक्षण के लिए स्वास्थ्य और पर्यावरण मंत्रालय से डाइक्लोफेनेक दवाई की बिक्री को केवल एक खुराक तक सीमित रखने का अनुरोध किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्धों को विलुप्त होने से बचाने और उनके संरक्षण के लिए स्वास्थ्य और पर्यावरण मंत्रालय से डाइक्लोफेनेक दवाई की बिक्री को केवल एक खुराक तक सीमित रखने का अनुरोध किया है। डाइक्लोफेनेक के पशु चिकित्सा संबंधी प्रयोग के लिए प्रतिबंधित होने के बावजूद इसका दुरुपयोग बड़े पैमाने पर पशु चिकित्सा संबंधी कार्यों के लिए किया जा रहा था, जिससे गिद्धों की जनसंख्या पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। पशुओं के लिए सामान्य तौर पर प्रज्वलन रोधी दवा को हाल के वर्षों में गिद्धों की जनसंख्या में तेजी हो रही कमी के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ये दवाई पशुओं के लिए नुकसानदेह नहीं होती है, लेकिन ये गिद्धों के लिए घातक साबित होती है। मेट्रो में आवाजाही करना अब यात्रियों के लिए और भी आसान हो गया है, क्योंकि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर दिल्ली मेट्रो ने 50% तक किराया घटा दिया है। अब दिल्ली के लोग खुशी खुशी मेट्रो में आवाजाही करेंगे। अक्सर लंबे जाम की वजह से लोग एयरपोर्ट जाने के लिए एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का इस्तेमाल करते थे। समय की बचत के लिए भी लोग मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। लोगों को दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर न्यूनतम किराया जहां पहले 20 रुपए था, वो अब घटकर 10 रुपए कर दिया है। वहीं अधिकतम किराया जहां पहले 100 रुपए था, वो अब घटकर 60 रुपए कर दिया गया है। समय की बचत के साथ साथ अब लोगों के पैसे भी बचेंगे। आने वाले समय में ड्रोन के जरिए हार्ट, लीवर, किडनी जैसे ऑर्गन भी ट्रांसपोर्ट किए जा सकेंगे। इस तकनीक में समय की बचत के साथ ही पैसे की भी बचत की जा सकेगी। देश में बढ़ते ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की वजह से डॉक्टरों को ऐसी ही तकनीक की जरूरत थी जो कम समय में कम खर्च पर आम लोगों को परेशान किए बिना ही ऑर्गन ट्रांसपोर्ट किए जा सके। इसके लिए आने वाले समय में ड्रोन के जरिए हार्ट, लीवर, किडनी जैसी ऑर्गन भी ट्रांसपोर्ट किए जाने पर विचार किया जा रहा है। ऑर्गन वाया ड्रोन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह में कम समय में ट्रांसपोर्ट पहुँचाया जा सकेगा। चेन्नई स्थित फोर्टिस मलार हॉस्पिटल के हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन और देश के सबसे ज्यादा हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर KR बालकृष्णन ने कहा है कि ये तकनीक बिल्कुल सेफ है और कम समय में जल्दी इलाज किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल ID है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012049800000, साथ ही 0011।